हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, ए कंपनी इशूड कैपिटल एंड मिस्टर ए सब्सक्राइब 1500 शेयर्स ऑफ 10 इच बाय पेइंग। तो एक कंपनी ने अपनी कैपिटल इशू किया और मिस्टर ए एक पर्सन का नाम है जिसने 1500 शेयर सब्सक्राइब किए हैं। और एक शेयर का कीमत कितना है, 10 रुपीज़, मतलब एक शेयर के लिए आपको 10 रुपये पे करने हैं। बाय पेइंग तो कैसे कैसे पेमेंट करनी है उसको, 2.5 रुपीज़ यानी कि 2.5 रुपये उसको एप्लीकेशन के लिए देने हैं, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट में देने हैं, बट फेल टू पे द बैलेंस अमाउंट। तो 10 रुपये एक शेयर का था, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो शेयर का कितना कीमत है वो पूरा एक बार में नहीं पे करना होता है, इंस्टॉलमेंट किश्तों में पे करना पड़ता है। तो पहले आपका एप्लीकेशन होता है, फिर अलॉटमेंट होती है, फिर फर्स्ट कॉल होती है, फिर फाइनल कॉल होती है। ठीक है, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, डिपेंड करेगा कंपनी की कैसी रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से वो कॉल्स आपसे लेंगे। ठीक है, कई बार फर्स्ट कॉल में पूरा बैलेंस अमाउंट ले लेते हैं, कई बार फर्स्ट कॉल में पूरा ना लेके जो बच जाता है उसको फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल ऐसे करके ज़्यादा आपकी इंस्टॉलमेंट बना देते हैं, ऐसे भी होता है। चलिए, अब इसमें क्या हुआ है कि 10 रुपये का शेयर था, तो 2.5 रुपये एप्लीकेशन के लिए बोला था और 3 रुपये अलॉटमेंट के लिए बोला था। तो 2.5 और 3 कितना हो गया, 5.5 रुपये हो गया। बट फेल टू पे द बैलेंस अमाउंट, तो कितना बैलेंस अमाउंट बच जाता है, 2.5 रुपये एप्लीकेशन के टाइम पे पे किया और 3 रुपये अलॉटमेंट के टाइम पे पे किया। तो 5.5 रुपये हम ऑलरेडी पे कर चुके, कितने में से, 10 रुपये में से। तो 10 में से 5.5 रुपये पे कर चुके हैं, तो कितना हमने नहीं पे किया। 10 में से अगर आप 5.5 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 4.5, हाँ 4.5 रुपये आ जाएगा। सो 4.5 हम लोगों ने नहीं पे किया, वही हम फेल हो गए ना, बट फेल टू पे द बैलेंस। तो बैलेंस कितना था, 4.5 रुपये, 4.5। What is the increase in the amount of capital reserve on account of his non-payment after forfeiture of share? Forfeit कंपनी कब करती है, कंपनी आपके शेयर्स फॉरफिट कब करती है, फॉरफिचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है कि अब कंपनी बोलेगी कि आप अपना बैलेंस अमाउंट नहीं पे कर रहे, तो आपके शेयर्स को फॉरफिचर किया जा रहा है। अब ना आपको शेयर्स मिलेंगे, और बल्कि आपने जो पैसा ऑलरेडी पे किया वो पैसे भी कंपनी रख लेती है, ऐसे होता है, इसी को बोला जाता है फॉरफिचर ऑफ शेयर। ठीक है, मतलब ये क्योंकि आपने एक तरह से कमिटमेंट दी कि हम आपके शेयर्स खरीदेंगे, तो हमने बोला कि ठीक है हम आपकी इंस्टॉलमेंट बना देते हैं कि 10 रुपये का एक शेयर है, थोड़ा पैसा एप्लीकेशन के देना पड़ेगा, थोड़ा अलॉटमेंट के टाइम पे देना पड़ेगा, थोड़ा फर्स्ट कॉल, ऐसे हमने बोला। तो कभी भी अगर कोई पर्सन, मान लीजिए उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया, तो भी बैंक क्या, सॉरी, जो कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन का पैसा भी रख लेती है, ऊपर से शेयर्स भी रख लेती है, आपको शेयर भी नहीं मिलेंगे, और जो पैसा आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो भी आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंपनी का इतना वो, मतलब पूरा, जब आपने पूरी एप्लीकेशन भरी तो उसका मतलब इंटरेस्टेड है। अब उनको रिक्वायरमेंट, आप उनको पैसा नहीं दे रहे, तो कंपनी को मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, कहीं और कुछ है, या उनके पास और भी लोग शेयर के लिए आए थे, पर क्योंकि आपने एप्लीकेशन का पैसा दिया तो आपको शेयर मिल गए, बाकी को कंपनी ने मना कर दिया, तो कंपनी तो बीच में रह जाएगी ना। इसीलिए कंपनी बोलती है कि जब आपने अपना कमिटमेंट दिया है कि हम शेयर्स लेंगे, और आपने कुछ पेमेंट दे दी, तो उसका मतलब ही ये हो जाता है कि आप शेयर खरीदेंगे। अगर कोई भी पर्सन बीच में शेयर्स की इंस्टॉलमेंट देनी बंद कर देता है, तो क्या होता है, कंपनी उनके शेयर भी फॉरफीचर कर लेती है, मतलब उनको शेयर भी नहीं दिया जाएगा, और जो भी पैसा आपने दिया होता है वो भी कंपनी अपने पास रख लेती है, वो भी वापस नहीं करती। ठीक है, एक अकाउंट अलग से ही बन जाता है, फॉरफीचर अकाउंट, तो वहाँ पे वो सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो भी पैसा, मतलब कंपनी के पास ये पैसा जो बच गया, मतलब आपका जो बैलेंस जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो उस पैसे को आपको तो वापस करेगी नहीं, तो किसी ना किसी अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करके रखती है, तो उसी अकाउंट का नाम फॉरफीचर अकाउंट ऐसे हो जाता है। तो इसमें वही पूछा, व्हाट इज द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व ऑन अकाउंट ऑफ हिज नॉन पेमेंट आफ्टर फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स, कि मतलब आपके शेयर्स फॉरफीचर हो गए तो कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा, मतलब फॉरफीचर करके कितना अमाउंट कंपनी को मिला। तो कितने शेयर से देखना पड़ेगा, शेयर से 1500। ठीक है, और कितना पैसा वो जो पर्सन है मिस्टर ए पे कर चुका है, 2.5। एक शेयर का 2.5 एप्लीकेशन के टाइम पे दिया उसने, 3 रुपये अलॉटमेंट, यानी कि 5.5, इतना वो पे कर चुका है। तो टोटल कितना अमाउंट वो पे कर चुका है, 1500 शेयर में 5.5 के हिसाब से कितना आ गया, 8250, यानी 8250 वो पे कर चुके हैं। तो हम कितना पैसा हमने उसका फॉरफिट किया, जो पैसा उसने पे किया वही तो हमने फॉरफिट किया, उसी को तो हमने अपने पास रखा, तो कितना रखा, यही आ जाएगा, 8250 हमने अपने पास रखा, यही हमारे कैपिटल रिजर्व वाले में आ जाएगा फॉरफिचर के बाद। ठीक है, तो 8250 बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते थे कि बैलेंस अमाउंट जिसको पे करना चाहिए था, कितना बैलेंस अमाउंट था, तो क्या करते, 1500 शेयर्स तो है ही, और कितना बैलेंस बच जाता है उसका, क्योंकि 10 रुपये का शेयर था और 5.5 रुपये तो दे चुका है, 2.5 प्लस 3 कितना, 5.5 तो दे चुका है, कितना बच गया, 10 में से अगर हम 5.5 को माइनस करते तो आएगा 4.5। तो 1500 को अगर आप 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका बैलेंस अमाउंट है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन होता कि बैलेंस पता है इसको कितना पे करना था, तो इतना हो जाता,
और क्योंकि वो नहीं पे कर रहा, कंपनी फोरफीचर कर रही है, तो कितना पैसा फोरफीचर अकाउंट में चला जाएगा, वो है 8,250। सो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ अ फर्म इफ इट्स ओपनिंग स्टॉक। तो हमें बताना है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो गुड्स हमने सोल्ड किया उसकी कितनी कॉस्ट है, ये हमें बताना है। हमें जो डेटा दिया है उस फर्म का ओपनिंग स्टॉक दिया। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक का मतलब हुआ ये साल का भी हो सकता है, मंथ का भी, क्वार्टरली, जैसे आप अपना डेटा बना रहे हैं। मान लीजिए अगर किसी ईयर की बात करते हैं, जस्ट एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए किसी एक साल की बात करते हैं, ये क्वार्टर 31 मार्च को खत्म हो गया। तो ऐसा तो नहीं है कि जब क्वार्टर का मतलब सॉरी आपका ईयरली जो आप बोल रहे हो 31 मार्च को आपने अपना बैलेंस शीट कंप्लीट किया, बनाया 31 मार्च का, तो ऐसा नहीं कि 31 मार्च को आपके पास जो भी सामान है वो सारा का सारा सामान बिक जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें बच जाएंगी, यानी कि उस जो चीजें बच जाती है उसको बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक। उसको क्या बोला जाता है? क्लोजिंग स्टॉक। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, मान लीजिए किसी एक सिंपल से एग्जांपल लेके चलते हैं, किसी एक सब्जी वाले की दुकान है, ठीक है, दिन भर में वो सब्जियां खरीदता है। तो क्या होगा? ऐसा तो नहीं कि रात को 8 या 9 बजे जब भी वो अपने घर जाता है सब्जी वाला, तो ऐसा नहीं होगा कि 8 या 9 बजे उसकी सारी की सारी सब्जियां खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। कुछ सब्जियां बच जाती है, ठीक है। जो सब्जियां बच जाएंगी, यानी कि अगर मान लीजिए उसने जो भी खरीदा, मान लीजिए 50 किलो आलू खरीदे, सिर्फ वो आलू ही बेचता, 50 किलो आलू उसने खरीदे। मान लीजिए उस 50 किलो में से 45 किलो आलू उसके दिन भर में सुबह से रात तक में बिक गए। अब वो अपने घर जा रहा है, फिर भी उसके पास 5 किलो आलू बचे। तो वो जो 5 किलो आलू बचे हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक। मतलब उस दिन का, अगर मैं बात करूँ 1 तारीख को उसने 50 किलो आलू खरीदे, तो 1 तारीख की शाम को जो 5 किलो आलू उसके पास बच गए वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। मतलब पूरा सामान तो बिकेगा नहीं, वो सिर्फ एक सब्जी वाले की भी नहीं, किसी भी बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री की किसी की भी आप बात कीजिए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो पूरा बिक जाए एक ही बार में। अगर आप फाइनेंशियल ईयर एंड करने जा रहे हैं या फिर डे एंड करने जा रहे हैं तो पूरा बिक जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है। तो वो जो अगले दिन का क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब आज के दिन का क्लोजिंग, अगले दिन के लिए क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब नेक्स्ट डे वो सब्जी खरीदेगा, मान लीजिए आलू, तो इस बात का ध्यान रखेगा कि अरे 5 किलो तो मेरे पास कल के बचे हुए हैं, तो उसको तो मैं यूटिलाइज पहले करूंगा, तो वो मेरा हो गया ओपनिंग स्टॉक। और फिर मैं एक काम करता हूँ, आज मैं सिर्फ 45 किलो खरीद लेता हूँ, ऐसे करके दुकान वाला सोचेगा। तो वो जो 5 किलो पिछले साल का, मतलब पिछले दिन का जो क्लोजिंग स्टॉक था, अगले दिन उसको सबसे पहले बेचेगा। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले खरीदे हुए आलू तो खराब जल्दी हो सकते, तो इसलिए उसको सबसे पहले प्रेफरेंस देगा। तो अगले दिन का वो क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें खरीदेगा, परचेजेस, कुछ और चीजें वो परचेज भी करेगा। तो जैसे मैंने बोला कि अगले दिन वो 45 किलो आलू खरीद रहा है, बेचने भी तो ना उसको, 5 किलो में पूरा दिन तो नहीं बेचेगा, उसको एक्स्ट्रा खरीदने पड़ेंगे। तो 45 किलो की उसने अलग से परचेजेस की, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब मान लीजिए जो वो दुकान है, उस दुकान का उसको डेली कुछ पे करना पड़ता है, कि अगर आप यहाँ पे आलू बेचोगे तो उसको डेली का आपको 100 रुपये देना है, तो उसका डायरेक्ट एक्सपेंस मान लीजिए हो गया, ठीक है। कुछ खर्चा उसको जो देना है। और उसके बाद भी मान लीजिए कुछ स्टॉक बच गया, ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन में सब खत्म हो जाएगा, मान लीजिए 2 किलो आलू फिर भी बच गए दूसरे दिन, तो वो हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है कि जो भी हम गुड्स बेच रहे हैं उसका एक्जैक्टली कॉस्ट कितना है, तो हम क्या करना है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसको आपको एज इट इज फॉर्मूला करके आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसे भी ब्रांच में काम करते हो तो ये फॉर्मूला आपको बहुत फ्रिक्वेंटली हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग स्टॉक कितना है, पहली चीज। ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? पिछले दिन का क्लोजिंग स्टॉक। मैंने एग्जांपल बताया ना, पिछले दिन के जो 5 किलो आलू बच गए, अगले दिन आप उसको सबसे पहले बेचोगे, तो वो आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। प्लस परचेसेस, आप नए आलू भी खरीदोगे 45 किलो 40 किलो जितना आपको ठीक लगता है, तो वो आपका परचेस हो जाएगा। और मान लीजिए जो भी आप दुकान है, दुकान का आपको डेली का कुछ भाड़ा देना पड़ता है, मान लीजिए 100 रुपये है, तो वो आपका हो जाएगा कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस आप मान लीजिए, या कुछ और भी एक्सपेंस हो सकता है, माइनस। दूसरे दिन भी आपका जरूरी नहीं कि आज आपके पास जितने भी आलू है दूसरे दिन बिक जाए, वो भी उसमें से भी कुछ आलू बच सकते हैं, मान लीजिए 2 किलो या 3 किलो दूसरे दिन भी बच गए, तो वो हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ये फॉर्मूला होता है, हमें याद करना पड़ेगा। सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? 1 लाख दिया है। परचेसेस कितनी दी है? 9.5 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया है? 1.5 लैक्स। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 2 लैक्स। क्या करेंगे? एक में 9.5 लाख, फिर उसमें 1.5 लाख को आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 लाख आ जाएगा। 12 लाख में से 2 लाख आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 लाख बचेगा। तो 10 लाख आपका क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो सी इसका हो गया करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए कंपनी केम आउट विथ पब्लिक इशू ऑफ 2,50,000 शेयर्स। एक कंपनी 2,50,000 शेयर्स पब्लिक में इशू करने के लिए आई है, मतलब वो इशू करना चाह रही है, ठीक है, ऑफ 100 ईच, शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी कि एक शेयर का कीमत कितना है, 100 रुपीज है, ठीक है, एंड रिसीव एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर। तो हमेशा जितना भी कंपनी इशू करती है, जरूरी नहीं है जैसे मान लीजिए कॉलेज है, कॉलेज में बोला है कि इस बार 300 सीट्स है, मान लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए बोला कि इस कॉलेज में 300 सीट्स खाली है। एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन तो कोई भी दे सकता है जो भी एलिजिबल रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि 300 सीट्स कॉलेज में खाली हो तो सिर्फ 300 ही बच्चे अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं होता है। एप्लीकेशन ज्यादा भी आ सकते हैं, अगर बहुत ही अच्छा रेपुटेड कॉलेज होगा तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे लोग वहाँ पे उस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे, तो बहुत सारी एप्लीकेशन उस कॉलेज के लिए जाएगी, ठीक है। तो जो भी कंपनी इशू करती है शेयर्स, इसको भी आप ऐसे ही मान सकते हैं, कंपनी जो शेयर्स इशू कर रही है मतलब कॉलेज में सीट्स है, इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट्स है, मान लीजिए 2.5 लाख सीट्स है, लेकिन बहुत अच्छा नामी कॉलेज था तो बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड है उस कॉलेज के लिए, तो 3 लाख लोगों ने एप्लीकेशन भर दी। और एप्लीकेशन का भी आपको मालूम होगा कि जैसे किसी कॉलेज का आप एप्लीकेशन फी भरते हैं तो वो 1,000 रुपए का, या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज होगा तो 100 या 200 का एक आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे कुछ फी पे करनी पड़ेगी। ऐसे ही शेयर्स के साथ होता है कि 100 रुपए अगर कीमत रहेगी तो कुछ ना कुछ पैसा वो एप्लीकेशन टाइम पे मांग लेते हैं कि 10 रुपए आपको एप्लीकेशन टाइम पे भरना पड़ेगा। फिर बाकियों का क्या होता है, बाकी लोग जैसे मान लीजिए 3 लाख लोगों ने एप्लीकेशन का फी भरा और बताया कि हम लोग इंटरेस्टेड है इस कंपनी के शेयर्स में। तो कंपनी क्या करती है कि जो क्योंकि कंपनी तो सिर्फ 2.5 लाख शेयर इशू कर रही है, जैसे इसमें लिखा है, और 3 लाख लोग आ गए कि हमें और शेयर चाहिए, तो सबको तो नहीं दे सकती, शेयर सिर्फ 2.5 लाख है। तो बाकी के जो 50,000 बच गए, 3 लाख लोग आए और सिर्फ 2.5 लाख ही सीट्स है, तो बाकी के जो 50,000 लोग बच गए जिन्होंने भी 10-10 रुपए का एप्लीकेशन फी भरा, तो कंपनी उनका पैसा उनको रिफंड कर देती है, ठीक है। 50,000 लोगों को 10 रुपए के अगर हिसाब से मांगा तो वो रिफंड हो जाता है, ऐसा प्रोसेस होता है शेयर इशू में। ये मैंने आपको ऐसी नॉलेज के लिए यहाँ पे बताया। इस क्वेश्चन का इस रिफंड से कोई मतलब नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ और ही बोला है इसमें। इसने बोला 3 लाख लोग आ गए, फिर एक्स हैड अप्लाइड फॉर 200 शेयर, तो एक्स नाम का पर्सन है, उसने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया इस कंपनी में, ऑन ए प्रो रेटा बेसिस, हाउ मेनी शेयर्स विल बी, हाउ मेनी शेयर्स विल गेट। प्रो रेटा का मतलब क्या होता है, प्रो रेटा का मतलब ये होता है कि मान लीजिए 2.5 लाख शेयर्स है और 3 लाख लोग आए, तो और ऐसा नहीं है कि एक पर्सन एक ही शेयर के लिए आया होगा, एक पर्सन जैसे 200 शेयर, सिंगल पर्सन 200 शेयर के लिए आया होगा, कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल पर्सन नहीं 1,000 शेयर खरीदोगे। तो प्रोरेटा का मतलब है कि अगर 2.5 लाख शेयर्स है और 3 लाख एप्लीकेशन आई है, 3 लाख कितनी आई है एप्लीकेशन आई है, और शेयर्स कितने हमारे पास हैं 2.5 लाख शेयर, ठीक है, हम लाख को हटा देते हैं, हम ऐसे लिखते हैं कि 3 लाख शेयर में 2.5 लाख शेयर की हमारे पास हम इशू कर सकते हैं, 2.5 लाख शेयर से हमारे पास है अवेलेबल है। तो इसको हम प्रोरेटा में बोलना चाहेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे कि 3 में 2.5, मतलब जो भी पर्सन 3 शेयर के लिए बोलेगा कि मुझे 3 शेयर चाहिए, तो हम उसको 3 शेयर ना देके 2.5 शेयर्स देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सबको कुछ ना कुछ शेयर्स मिलेगा, और ऐसा नहीं होगा कि किसी ने 1,000 शेयर्स बोले थे तो उसको 1,000 के 1,000 मिल गए, और किसी ने सिर्फ 100 बोले थे तो उसको 100 भी नहीं मिल पाए। जैसे अगर हमने बोला कि पूरा का पूरा 50,000 हम रिफंड कर देते, वो भी डिपेंड करता है, कंपनी अलग अलग टाइप की डिसीजन लेती है। कुछ कंपनी बोलती है कि एक काम करते हैं, सर्व कम फर्स्ट सर्व फर्स्ट, मतलब जो पहले आया उनको हम दे देंगे, तो वो क्या करती है, जो पहली 2.5 लाख एप्लीकेशन उनको दे देगी, और लास्ट की जो 50,000 एप्लीकेशन उनको बोलेगी कि नहीं अभी हो गया कंप्लीट, आपका हम जो पैसा आपको एप्लीकेशन का पैसा वापस कर देते हैं, अब आपको शेयर नहीं मिलेंगे, तो 50,000 को पूरा मना कर देगी। तो जो लास्ट के जो 50,000 शेयर होंगे उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो जो लोग जिन्होंने लास्ट के 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको एक भी शेयर नहीं मिलेगा। कई बार कंपनी प्रोरेटा का कंसेप्ट आती है, प्रोरेटा का अच्छा कंसेप्ट है, इसमें किसी को मना नहीं किया जाता, पर हाँ इसमें ऐसा होगा कि जो भी उसका रेशो होगा, रेशो मतलब कितने थे, 3 लाख एप्लीकेशन है कितनी 2.5, तो जो 3 शेयर मांगेगा उसको हम 2.5 दे देंगे, तो इसमें किसी को ना नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि मतलब तुम ज्यादा मांगोगे तुमको थोड़ा कम मिलेगा, किस रेशो में कम मिलेगा डिपेंड करेगा। 3 लाख शेयर्स है तो 2.5 लाख ही हमारे पास शेयर्स की, हम 3 लाख एप्लीकेशन है लेकिन हम सिर्फ 2.5 लाख ही शेयर दे सकते हैं, तो 3 में 2.5 यानी कि 3 में 2.5 ऐसा रेशो बच जाएगा। यानी 3 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई है पर हम आपको सिर्फ 2.5 देंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि 3 लाख शेयर्स में कितने दिए जाएंगे, सिर्फ 2.5 लाख शेयर्स ही मिलेंगे। तो कोई पर्सन मिस्टर एक्स कितने के लाया था, 200 शेयर के लाया था, तो उसको कितने दिए जाएंगे, तो क्योंकि एक्स 200 के लिए शेयर्स के लाया था, इसको ऐसे ही छोटे क्लास का 7th 8th क्लास का कंसेप्ट कि 1 रुपए में अगर 2 टॉफीज आती है तो 2 रुपए में 4 टॉफीज आएगी, वही कंसेप्ट है कि 3 लाख शेयर का मतलब 2.5 लाख शेयर है, 3 लाख एप्लीकेशन का मतलब सिर्फ 2.5 लाख शेयर्स है, तो 200 का मतलब क्या हुआ, तो 200 का मतलब हुआ 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 200,
डिवाइडेड बाय 3 लैक्स। तो ये इसकी जो लैक्स की जीरो, ये इसको कट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 25 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा 500। 500 डिवाइडेड बाय 3, तो सिर्फ 167 शेयर दिए जाएंगे। किसको? मिस्टर एक्स को। यही होता है प्रोरेटा बेसिस। प्रोरेटा मतलब आप ज्यादा मांगोगे आपको थोड़ा कम मिलेगा, पर सबको कुछ ना कुछ शेयर मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी को खाली हाथ जाना पड़ेगा। आप थोड़ा सा ज्यादा डिमांड कर रहे थे, क्वांटिटी ज्यादा मांग रहे थे, शेयर्स के नंबर ज्यादा मांग रहे थे। जैसे एक्स ने बोला 200 शेयर, पर उसको 200 नहीं सिर्फ 167 शेयर दिए गए। क्यों? यही है प्रोरेटा। प्रोरेटा मतलब हम एक तरह से रेशो बना लेंगे। रेशो किस बेसिस से बनाएंगे? बहुत सिंपल है, कितने हमारे पास है और कितने की एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन आई है 3 लाख की, तो 3 लाख वाले को, 3 लाख की एप्लीकेशन आई है, पर है कितने शेयर? 3 लाख में सिर्फ 2,500 2.5 लाख हमारे पास शेयर है, 2.5। ठीक है, तो 3 लाख में 2.5 लाख शेयर है। एक्स ने 200 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो ये 3 लाख शेयर्स है, मतलब 3 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई है और उसमें 2.5 लाख ही शेयर मिलेंगे। तो जिसने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो उसको 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो कितना आ जाएगा? 500 डिवाइडेड बाय 3 यानी 167। तो कितना शेयर मिलेगा मिस्टर एक्स को? 167। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा हमारे एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अ कंपनी हैज बीन परचेज्ड, अ मशीनरी हैज बीन परचेज फॉर 2 lakhs। एक मशीन आपने 2 लाख की खरीदी है विद एक्सपेक्टेड लाइफ फॉर 3 ईयर्स। माना जा रहा है कि 3 साल तक ये चलेगी। एंड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के एंड में स्क्रैप वैल्यू 20,000 है। ठीक है, 2 लाख की खरीदी है और 3 साल का उसका लाइफ पीरियड एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि जो मशीन है, मशीन में जो लोहा है उसको आप अगर स्क्रैप में भी देते हैं तब भी आपको 20,000 तो मिल जाएंगे, ऐसा इसका मतलब है स्क्रैप वैल्यू। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड? तो स्ट्रेट लाइन मेथड में कितना आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया? ठीक है, हर साल का कितने का डेप्रिसिएशन हुआ। तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करते हैं, कितने का खरीदा और उसका कितना स्क्रैप प्राइस है, डिवाइड करते हैं कितने से, कि उसका जो यूजफुल लाइफ है वो कितने साल का था। मतलब उसको ओरिजिनल आपने कितने में खरीदा और उसका स्क्रैप वैल्यू कितना है, उसको माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय कितने साल के लिए उसका लाइफ आपने एक्सपेक्ट किया। वही होता है हमारा डेप्रिसिएशन। उससे हमें हर साल का मिल जाता है और हर साल का इसमें इक्वल रहता है स्ट्रेट लाइन मेथड में। ये होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर डेप्रिसिएशन। कितने का खरीदा? 2 लाख का खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज प्राइस में आ जाएगा 2 लाख, माइनस स्क्रैप वैल्यू। कितना है उसका स्क्रैप प्राइस? 20,000 रुपये। यानी अगर आप उसको स्क्रैप में भी देंगे तब भी आपको 20,000 तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो हो गया। एन माने कितना उसका यूजफुल लाइफ है, तो उसका एक्सपेक्टेड लाइफ कितना है? 3 साल हो गया है, तो एन के बदले क्या आ जाएगा? 3 ईयर्स आ जाएगा। तो 2 लाख में से अगर आप 20,000 माइनस करते हैं तो आएगा 1,80,000। 1,80,000 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 60,000। तो हर साल उसका जो डेप्रिसिएशन है कितना होगा? वो 60,000 का होगा। कितने का? 60,000। तो ऐसा मान लिया जाएगा कि 1,80,000 उसकी कीमत है, पहले साल 60,000 का डेप्रिसिएशन हुआ, उसकी कीमत बची 1,20,000। फिर अगले साल फिर से डेप्रिसिएशन हुआ 60,000 का, फिर बची 60,000, और तीसरे साल के एंड में उसकी जीरो वैल्यू हो गई। ये मतलब हुआ उसका कि एक्सपेक्टेड लाइफ कितना है? 3 ईयर्स है, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 60,000 इसका आ गया। तो इसका ए हो गया करेक्ट आंसर।